सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एरा। तो कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने यूनिट 1 पूरा कंप्लीट कर दिया था। उसमें व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और बाद में ओएस एज अ मेन कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यह हमने पिछले लेक्चर में ही ख़त्म कर दिया था। तो इस लेक्चर में हम यूनिट 2 देखने वाले। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो चलते चलते यूनिट 2 का सिलेबस देख लेते हैं। उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर, बाद में स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बाद में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप पढ़ेंगे। उसमें अर्ली सिस्टम, बाद में सिंपल बैच सिस्टम, बाद में मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम, बाद में टाइम शेयरिंग सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम, पैरेलल सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड ऑल्सो रियल टाइम सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये हम यूनिट 1 में ही देख चुके हैं, तो फिर से देख लेते। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर which is an interface between computer user and computer hardware। ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूज़र के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। उसे हम एग्जांपल से समझते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि एक मशीन है, वो सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज जानती है, उसको ही बाइनरी कहते हैं, और हम इंसान हाई लेवल लैंग्वेज जानते हैं। तो हम दोनों के बीच में कुछ इंटरफेस चाहिए, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इट मैनेजेस द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर कंसिस्टिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा। यह कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, उसमें प्रोग्राम और डाटा इनको मैनेज करता है। इट हेल्प्स अदर प्रोग्राम टू रन एंड कंट्रोल देम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स को रन और कंट्रोल कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एज द रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर क्यों कहा जाता है, तो वही हम इस पॉइंट में देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इसेंशियल प्रोग्राम फॉर एवरी कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इसेंशियल प्रोग्राम का माना जाता है हर कंप्यूटर सिस्टम के लिए, बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम को ऑन रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। It is the only program that runs all the time until we don't off computer। जब तक हम कंप्यूटर को ऑफ नहीं कर देते तब तक यह प्रोग्राम ऑन रहता है। It becomes active as the computer is switched on and stops when the computer is switched off। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब ये प्रोग्राम रन होने में स्टार्ट होता है, और जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तब ये प्रोग्राम रन होने से स्टॉप होता है। कंप्यूटर हैज़ मैनी रिसोर्सेज। कंप्यूटर रिसोर्सेज बोले तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि कंप्यूटर के टास्क को रन कराने में हेल्प करता है। उसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच में बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। कंप्यूटर के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते जो कि कंप्यूटर टास्क कंप्लीट कराने में इसेंशियल होते। द कॉमन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड सीपीयू। तो उसी रिसोर्सेज में हम कुछ इसेंशियल रिसोर्सेज को भी देखते हैं। उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड सीपीयू। Operating system acts as the manager for these resources and allocate them to specify programs for the completion of user task। ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिसोर्सेज के लिए कुछ मैनेजर का काम करती है और उन रिसोर्सेज को मैनेज करता है। एंड एलोकेट मतलब ही अपने अपने काम बांटना होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन रिसोर्सेज को अपने अपने काम बांटता है और यूज़र के टास्क को कंप्लीशन
कराने में हेल्प करता है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल द ओवरऑल रिसोर्सेज of the computer system. Therefore we can say that operating system is a resource manager. जो ओवरऑल रिसोर्सेस होते हैं उन सब को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज और कंट्रोल करता है, तो इसीलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर कह सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें सिंपल स्ट्रक्चर, लेयर्ड अप्रोचेस, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। तो इन स्ट्रक्चर में से हमें सिर्फ एग्ज़ाम में 2 ही स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं, और लेयर्ड अप्रोचेस और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। तो वही हम इस पॉइंट में देखेंगे, और चलते चलते सिंपल स्ट्रक्चर और माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर भी देख लेते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला स्ट्रक्चर मतलब सिंपल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो सच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, इसके पास वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्मॉल, सिंपल एंड लिमिटेड सिस्टम्स। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर को सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। यह सबसे ओल्ड स्ट्रक्चर है और स्मॉल, सिंपल एंड लिमिटेड सिस्टम से दिस इंटरफेस एंड लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी आर नॉट सेपरेटेड। इनकी जो फंक्शनैलिटी की लेवल होती है वो सेपरेट नहीं होती, कनेक्टेड होती है। डायग्राम में आप देख ही सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम सिस्टम प्रोग्राम को डायरेक्टली एक्सेस करता है, और सिस्टम प्रोग्राम भी कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है, आप देख ही सकते हैं। तो इसकी एक डिसएडवांटेजेस यह है कि दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉजेज द एंटायर सिस्टम टू क्रैश इफ़ वन ऑफ यूज़र प्रोग्राम फेल्स। अगर कौन से भी एक प्रोग्राम में एरर आ जाती है तो होल कंप्यूटर हार्डवेयर क्रैश हो सकता है। डायग्राम से समझते हैं, अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम में कुछ एरर आ जाती है तो यह डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस करता है, और इसकी वजह से कंप्यूटर हार्डवेयर क्रैश हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है MS-DOS। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लेयर्ड अप्रोच स्ट्रक्चर। तो आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर लेयर्ड वाइज डिफ्रेंशिएट किया गया है। इन दिस सिस्टम्स OS इज़ ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ लेयर्स। ये नंबर ऑफ लेयर्स में ब्रोकन किया गया है। द बॉटम लेयर 0 इज़ हार्डवेयर एंड टॉप मोस्ट लेयर N इज़ यूज़र इंटरफेस। जो आप बीच में की लेयर देख रहे हो इंटरनल लेयर, वो हार्डवेयर है, और जो आउटर मोस्ट लेयर है वो यूज़र इंटरफेस कहलाता है। इट इज़ वेरी इजी टू परफॉर्म डिबगिंग एंड सिस्टम वेरिफिकेशन। अगर हम किसी कैंसल तो ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा स्ट्रक्चर है लेयर्ड अप्रोच स्ट्रक्चर। इन दिस सिस्टम OS इज़ ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ लेयर्स। तो इस सिस्टम में क्या है कि जो हमारी फंक्शनैलिटी की लेवल होती है उसे लेयर वाइज डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो इसका एडवांटेजेस यह है कि अगर किसी लेयर में एरर आ जाती है तो हम उसे डायरेक्टली एक्सेस करके या डीबग करके निकाल सकते हैं। तो अगर किसी लेयर में आ भी जाती है तो वह उसी लेयर तक सीमित रहेगी, वो दूसरी लेयर में नहीं जाएंगी। तो यही किया गया है इस लेयर्ड अप्रोच स्ट्रक्चर में। इन दिस सिस्टम्स OS इज़ ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ लेयर्स। तो OS को नंबर ऑफ लेयर्स में ब्रोकन किया गया है। द बॉटम लेयर इज़ अ हार्डवेयर। जो आप बॉटम लेयर देख रहे हो लेयर 0 इज़ हार्डवेयर, एंड जो टॉप मोस्ट लेयर है उसे लेयर N भी कहा जाता है। तो उसे हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ये देख सकते हैं आप आउटर मोस्ट लेयर। इट इज़ वेरी इजी टू परफॉर्म डीबगिंग एंड सिस्टम वेरिफिकेशन। इस स्ट्रक्चर में हमें डीबगिंग करने में बहुत आसानी होती है,
और वेरिफिकेशन मीन्स सिस्टम का वेरिफिकेशन किस लेयर में कौन सी एरर है, इसका वेरिफिकेशन करने में हमें आसानी होती है। यूनिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो थर्ड स्ट्रक्चर इज मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। The monolithic operating system is a very basic operating system in which file management, memory management, device management and process management are directly controlled within the kernel. तो monolithic operating system में क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट होता है जिसमें फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट ये सभी डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं बाय द कर्नल। तो कर्नल क्या है? कर्नल इज़ अ हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंट्रोल्ड ऑल प्रोग्राम्स। और कर्नल का पूरे प्रोग्राम्स पे डायरेक्टली एक्सेस रहता है, तो इसीलिए इसे हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज मोनोलिथिक कर्नल। तो हमें पता है कि इसमें सभी प्रोग्राम को कर्नल कंट्रोल करता है, तो इसे मोनोलिथिक कर्नल भी कहा जाता है। द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इज इफ एनी सर्विस फेल्स इन द मोनोलिथिक कर्नल इट्स लीड्स टू फेल्यूर इन इंटायर सिस्टम। हमने सिंपल स्ट्रक्चर में देखा ही था कि कैसे अगर किसी लेयर में एरर आ जाते हैं तो पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर क्रैश हो सकता है। तो इसी स्ट्रक्चर में वही प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि पूरे प्रोग्राम से और फंक्शनैलिटी के लेवल है वो इंटरकनेक्टेड है। ये देख ही सकते हैं, फाइल सिस्टम्स, नेटवर्क सिस्टम्स, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ड्राइवर्स, ये सभी इंटरकनेक्टेड और इनका एक दूसरे पर पूरा एक्सेस होता है। तो इसकी वजह से एक में भी एरर आ जाती है तो पूरा एंटायर सिस्टम फेल्यूर हो सकता है और क्रैश हो सकता है। द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू बी मॉडिफाइड बाय द यूज़र। तो हर बार इसे मॉडिफाइड करना पड़ता है, वरना एरर आने पे यह क्रैश भी हो सकता है। तो नेक्स्ट अपना स्ट्रक्चर है वो है माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। तो दिस स्ट्रक्चर डिजाइंस द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय रिमूविंग ऑल नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स फ्रॉम द कर्नल। तो इसमें क्या होता है, हमने कर्नल देखा है कि क्या है, और इट इज़ अ हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम कर्नल से जो भी नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स है जो हमें चाहिए नहीं होते, जो यूजलेस होते, उसे हम कर्नल से निकाल लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ स्मॉलर कर्नल फॉर्म होता है, तो उसे हम माइक्रो कर्नल कहते हैं। तो इसकी वजह से इस स्ट्रक्चर का नाम माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर रखा गया है। इट इज़ मोर सिक्योर एंड रिलायबल। ये बहुत सिक्योर स्ट्रक्चर होता है, सबसे सिक्योर कह सकते हैं, और बहुत ही रिलायबल होता है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है मैक ओएस। तो नेक्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइडेड इनटू 4 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड देन फोर्थ जनरेशन। तो यह हम लाइन वाइज देखेंगे। तो पहला है फर्स्ट जनरेशन और इसका टाइम पीरियड है 1945 टू 1955। द इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बिगन विथ सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग मीन्स एक टाइम में हम सिर्फ एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं और वो सीरियल वाइज प्रोसेस करता है। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम। जब से सीरियल प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई थी तब से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग सिस्टम का। Because of the flaws in mechanical computer devices, human calculation speed is limited and human can make easily mistakes. तो मैकेनिकल कंप्यूटर डिवाइस में यह ड्रॉबैक था कि इसमें ह्यूमंस की कैलकुलेशन स्पीड में लिमिट थी और इसकी वजह से ह्यूमन कैन easily make mistakes. In this generation there is no operating system. So the computer system is given instruction which must be done directly. तो फर्स्ट जनरेशन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी, तो इसकी वजह से जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे वो डायरेक्टली परफॉर्म होते थे। इन दिस जनरेशन देयर इज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम, सो ऑल इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म इनटू अ सीक्वेंस मैनर। तो
फर्स्ट जनरेशन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी, तो इसकी वजह से जो भी हम उसे इंस्ट्रक्शन देते थे वो सीक्वेंस मैनर में परफॉर्म होते थे, एंड द इंस्ट्रक्शन दोज आर गिवन बाय द यूज़र विल बी एग्जीक्यूटेड बाय फीफो मैनर, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब यह है दोज आर इंटर्ड फर्स्ट इन सिस्टम will be executed first and those instructions are enter later will be executed later। जो हम इंस्ट्रक्शन पहले इंसर्ट करते हैं वही पहले एग्जीक्यूट होता है, और जो बाद में इंसर्ट करते हैं वही बाद में एग्जीक्यूट होता है। तो बाद में सेकेंड जनरेशन, तो इसका टाइम पीरियड है 1955 टू 1965। इस जनरेशन में हमें बैच और प्रोसेसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई थी। Batch processing system means when a computer processes number of tasks that's collected in a groups using punch card। तो punch card क्या है? Punch card is a piece of paper that holds digital data represented by the presence or absence of holes। तो इसमें डिजिटल डाटा रिप्रेजेंट होता था, और इसे हम कंप्यूटर में इंसर्ट करते थे, और इसमें हम पंच कार्ड में हम नंबर ऑफ टास्क डालते थे, और एक ही बार में वह सभी टास्क कंप्यूटर में परफॉर्म होते थे। इन सेकेंड जनरेशन जॉब एंड टास्क कैन बी इजीली डन इन सीरीज एंड एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली। जो हम पंच कार्ड में जो भी टास्क डालते थे वो सभी सीरीज में सिक्वेंशियली परफॉर्म होते थे। इन सेकेंड जनरेशन देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम बट सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस एग्जिस्ट लाइक FMS एंड IVSYS। तो सेकेंड जनरेशन में भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी, लेकिन कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन थे, जैसे कि FMS एंड IVSYS। बाद में है थर्ड जनरेशन, तो इसका टाइम पीरियड है 1965 टू 1980। इन थर्ड जनरेशन मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम आर इंट्रोड्यूस्ड। Here the interactive user can communicate through an online terminal to a computer। तो मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम मीन्स हम एक ही बार में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करते थे एक ही प्रोग्राम में, तो इसीलिए इसे मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम भी कहा जाता है। हेयर द इंटरेक्टिव यूज़र कैन कम्युनिकेट थ्रू एन ऑनलाइन टर्मिनल टू अ कंप्यूटर। इसमें क्या था, मल्टीपल यूज़र कैन कम्युनिकेट थ्रू एन ऑनलाइन टर्मिनल, हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम बिकम्स मल्टी यूज़र एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र बनी थी और मल्टी प्रोग्रामिंग बनी थी। इन दिस जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स मल्टीपल टास्क इन अ सिंगल प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता था। तो नेक्स्ट जनरेशन इज़ फोर्थ जनरेशन, इसका टाइम पीरियड है 1980। इस जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या है वो देखते हैं। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस थी, इसकी वजह से सामान्य आदमी उसे खरीद नहीं सकता था। तो इसीलिए पर्सनल कंप्यूटर की डिस्कवरी हुई, इसकी वजह से कोई भी आदमी इसे खरीद सकता है। पर्सनल कंप्यूटर इज़ वेरी इजी टू क्रिएट विद द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से हम पर्सनल कंप्यूटर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। These were chips containing thousands of transistors on a square silicon plate। तो इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या था कि 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर थे सिलिकॉन प्लेट पे। ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर ऑल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ नेटवर्क। जब से एक पर्सनल कंप्यूटर की डिस्कवरी तब से नेटवर्क में भी बहुत ग्रोथ हुई। एट दिस जनरेशन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज इंट्रोड्यूस। तो यूज़र इंटरफेस के दो टाइप है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस। तो जो भी हम अभी के जनरेशन में देख सकते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, जो भी हम फ्रंट स्क्रीन पे जो भी ऐप्स का आइकन देखते हैं वो सभी ग्राफिक्स होते हैं, उसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। और कमांड लाइन इंटरफेस मतलब जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन में थी, उसमें क्या था, सिर्फ कमांड दिए थे और उस पर हम टैप करके किसी भी प्रोग्राम को परफॉर्म कर सकते थे। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ अ फॉर्म ऑफ यूज़र इंटरेक्ट दैट अलोज यूजर्स टू इंटरेक्ट विथ
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थ्रू ग्राफिकल आइकन, जो भी हमें ग्राफिक्स दिखते हैं उस वही ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।